जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर एन के एकेडमी पर। आज हम आपको कराएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए, हम 45 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करेंगे और 62 तक कराएंगे। सारे क्वेश्चन बीटीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। हम सभी सेट के आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन 46 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि बीटीसी के एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। क्वेश्चन 46 ये है, किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन 46 हमें व्यास दे रखा है। व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। व्यास हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे कहा गया है त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणा त्रिज्या। यानी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। देखिएगा, 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या तो हमें निकालनी है और व्यास हमें दे रखा है कितना है? 4। 2 दूनी 4। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या यहाँ से आ गई है 2 और मात्रा क्या है इसका? सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास हमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में आएगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा है? सी ऑप्शन राइट है, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन ये है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। देखिए, हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा हमें 75 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें 75 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। हमें ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। किसका आधार? जिसकी बात चल रही है, और बात किसकी हो रही है? समांतर चतुर्भुज की। हमें जो है समांतर चतुर्भुज का आधार निकालना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 75 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है और आधार हमें निकालना है। गुणा ऊंचाई कितनी है? 7.5। तो देखिएगा, यहाँ से आधार का मान कितना आएगा? आधार आएगा 75, हमारा इधर है, जो गुणा में होता है वो भाग में आता है। 7.5 कहाँ जाएगा? भाग में। पॉइंट के बाद एक अंक है, ऊपर हमने एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट गया उड़। तो कितना बचा? ये बचा हमारा 750 और अपॉन कितना आ गया? 75। 75 का ना 75, 0 80 का 80।
तो ये आ गया 10 मात्रक सेंटीमीटर। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 10 सेंटीमीटर, ये वाला बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 आधार गुणा लंब। इसका बी ऑप्शन राइट है। यदि हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणा लंब। इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 ये है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हमसे कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। चलिए 49 में कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार, हमें आधार दे रखा है, आधार कितना है, आधार हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार 10 सेंटीमीटर दिया है तथा ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा होता है ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना है 10 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। 2 तिया 6, यह आ गया 10 गुणा 3 और 10 तिया 30। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन आधार ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में दी है तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका ऑप्शन है ए 30 वर्ग सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 50। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा। 50 क्वेश्चन ये है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है कहलाता है। ये बीटीसी 2019 में आया था कि वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसको हम क्या कहते हैं। देखिए अगर हमें ऐसा व्यंजक दिया गया है, यदि हमें ऐसा व्यंजक दे रखा है जिसमें केवल एक पद हो तो उसको हम एक पदीय व्यंजक कहते हैं, एक पदीय व्यंजक कहते हैं। यदि मान लो 2 पद होते तो उसको हम द्विपदीय व्यंजक कहते, और 3 पद होते तो उसको क्या कहते हैं हम त्रिपदीय व्यंजक कहते। लेकिन इसमें कह रखा है केवल एक पद हो, तो एक पद है तो उसको हम बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। इसका पहला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, चित्रलेख तकनीक का विकास किया था। चित्रलेख तकनीक का विकास किया था, किसने किया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर ओटो न्यूरिथ ने किया था, या बिले यर ने किया था, या टिपेट ने किया था, या डॉक्टर एलहॉन्स ने किया था। तो इसका वो जो ऑप्शन है वो ए राइट होगा, डॉक्टर ओटो न्यूरेथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। देखिए हमने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें
समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, इन सभी के बारे में जितनी भी जानकारी है, समबाहु क्या होता, समकोण क्या होता, विषमबाहु क्या होता, अधिकोण क्या होता, सबकी परिभाषा हमने उस वीडियो में दे रखी है। जिनको इनके बारे में जानकारी लेनी है तो वह आप जो है पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसने ये कहा है कि असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा ये होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं असमान हो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है। देखिएगा हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में भी बता रखा है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा के बारे में कह रहा है कि समांतर होती हैं या समांतर तथा असमान होती हैं, या समांतर या समान होती हैं, समांतर तथा समान होती हैं, या केवल असमान होती हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये बीटीसी के एग्जाम में आया था 2020 में। क्वेश्चन ये है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिएगा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। मान लो यदि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, यदि एग्जाम में यहाँ 90 अंश की जगह 180 अंश आ जाए तो तब उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। क्योंकि समपूरक कोण उसे कहते हैं जिसमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। और यदि दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो उसको हम कोटिपूरक कोण कहेंगे। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 55 देखिए क्या है। 55 क्वेश्चन ये है, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, या संपूरक कोण कहलाते हैं, या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, या ऋजु कोण कहलाते हैं। तो देखिएगा वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में कॉमन, यानी वे कोण जिनमें शीर्ष भी और एक भुजा भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको जो कहते हैं वो हम आसन कोण कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, बालकों को मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, सूक्ष्म तथ्य से, या बी ऑप्शन है रटाकर, या सी ऑप्शन है लिखवाकर, या डी ऑप्शन है स्कूल सामग्री से। तो देखिए बच्चों को मूलभूत प्रक्रियाओं का जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वो स्कूल सामग्री से दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन ये है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ACB, कोण ACB कितना है 40 अंश, तो कोण AOB का मान क्या होगा। कोण AOB का मान हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बीटीसी के एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 ये जो कोण है ये 40 अंश है, ये C है, ये A है, और ये पॉइंट हमारा B है, और ये जो केंद्र है ये O है, और कोण जो है ACB, कोण ACB बराबर दे रखा है 40 अंश। हमसे पूछा गया कोण AOB का मान क्या होगा। कोण AOB ये हमसे पूछा गया है कि कोण AOB का मान क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कोण AOB पूछा गया है, कोण AOB पूछा गया है। हम जानते हैं प्रमेय कहती है कि किसी चाप द्वारा, प्रमेय कहती है कि किसी चाप द्वारा
केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। देखिए थ्योरम ये कहती है, जो हमारी प्रमेय है वो ये कहती है कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये वाला जो कोण होता है ये परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, अर्थात 2 गुणा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। तो देखिए बराबर 2 गुणा ए सी बी, ये कितना है 40, तो 40 दूनी 80, ये हमारा आंसर आ गया 80 अंश। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो है ए। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, कोण ए ओ बी हमसे पूछा गया है, कोण ए सी बी हमें दे रखा 40 अंश, तो हम जानते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुणा कोण ए सी वी। तो ए सी बी कितना है 40 और 40 दूनी 80, 80 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिखेगा 58। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है 3 त्रिज्याओं के नाम। पहला पार्ट है इसका 3 त्रिज्याओं के नाम बताने हैं। तो देखिए पहली त्रिज्या है हमारी ओ ए, पहली त्रिज्या हमारी ओ ए है। पहली त्रिज्या क्या है हमारी ओ ए, और दूसरी त्रिज्या क्या है हमारी, दूसरी त्रिज्या हमारी ओ सी, दूसरी त्रिज्या हमारी ओ सी। दूसरी त्रिज्या हमारी क्या है ओ सी, और देखिएगा तीसरी त्रिज्या क्या है हमारी ओ बी, तीसरी त्रिज्या हमारी ओ बी। तीसरी त्रिज्या क्या है हमारी ओ बी। पहला पार्ट हमने कर दिया है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो देखिएगा जीवाओं के नाम बताने हैं हमें, 3 जीवाओं के नाम। तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है वो है हमारी ये ए सी। वृत्त का जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए पहली जीवा कौन सी है, पहली जीवा, हमें 3 जीवा के नाम बताने हैं। पहली जीवा है ए सी, पहली जीवा है ए सी, और दूसरी जीवा क्या हमारी ए बी, दूसरी जीवा क्या हमारी, दूसरी जीवा है हमारी ए वी, दूसरी जीवा है हमारी, दूसरी जीवा क्या है हमारी ए बी, और तीसरी जीवा क्या है हमारी वी सी, तीसरी जीवा है हमारी ए सी। जीवा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर। देखिए मैं समझा रहा हूँ जीवा के बारे में। मान लो ये मेरे पास कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि पर कहीं भी यदि 2 बिंदु स्थित हैं और इनको अब आपस में मिला दो तो ये हमारी वृत्त की जीवा कहलाती है। तीसरा पार्ट में पूछा गया है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का
व्यास। तीसरे पार्ट में पूछा गया है कि वृत्त का व्यास क्या है। तो देखिए वृत्त का जो व्यास है वो क्या है हमारा, वृत्त का व्यास है AC। वृत्त का जो व्यास है हमारा वो है AC। फोर्थ पार्ट क्या है, वृत्त का केंद्र बताइए, वृत्त का केंद्र बताइए। तो देखिएगा वृत्त का जो केंद्र है वो है O, वृत्त का जो केंद्र है वो O है। क्वेश्चन 58 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 BTC 2023 में पूछा गया था। 59 देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि में दे रखी है, वृत्त की परिधि कितनी है 22 मीटर। वृत्त की परिधि 22 मीटर हमें दे रखी है, हमसे कहा गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान तो होता है हमारे पास, पाई का मान तो डेफिनेट होता है हमारे पास 22/7, लेकिन हमारे पास आर नहीं है। आर क्या होती है, त्रिज्या। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे हम वृत्त की परिधि की सहायता से। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, बराबर चल रहा है 22। 2 गुणा पाई का मान खोल लेंगे 22/7 गुणा r इजिकल टू 22। 22 से 22 कैंसिल, ये ऊपर बचा 2r और अपॉन आ गया 7 इजिकल टू 1, कैची गुणा कर देंगे 2r इजिकल टू 7। देखिए यहाँ से हमारे पास r का मान क्या आएगा, यहाँ से r का मान आ जाएगा जी 7/2। जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है, r का मान जो है 7/2 आ गया, इतने मीटर। हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान खोलेंगे 22/7 गुणा आर का मान, आर का जो मान है यह है 7/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 22/7 गुणा 7/2 का वर्ग है, तो इसका मतलब है 7/2 को हम 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कट गया, 2 × 2, 2 × 2, ऊपर हो गया 11 गुणा 7 और बटे कितना आ गया 2, 11 सत्ते 77 और बटे 2, मात्रक मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, 60 क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वर्ग की भुजा दे रखी है हमें, वर्ग की जो भुजा है वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 6, 6 का वर्ग, 6 को लिखेंगे 2 बार, 6 × 6, 6 × 36, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या है। 61 में ये कहा गया है a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए।
देखिए, जब भी हमारा सवाल इस टाइप का एग्जाम में आए, देखिए इस टाइप का सवाल एग्जाम में कई बार आ गया है कि ए माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ में क्या जोड़ना है कि योगफल इतना हो रहा है, तो इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं कि यदि हमें ये पता लगाना है कि इसमें क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट की संख्या होती है उसमें से हम शुरू वाली संख्या घटा देते हैं। तो देखिए, ये कहा है कि ए माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, तो हमें तो पता नहीं है कि हम क्या जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितना आएगा। यहाँ लिख देंगे अभिष्ट संख्या, कि हमें संख्या का पता नहीं क्या आएगी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अभिष्ट संख्या। मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी कि जब भी हमारा सवाल इस टाइप का आएगा कि इतने में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बाद वाली संख्या में से शुरू वाली संख्या घटा देंगे। तो बाद वाली संख्या है 2a+b और माइनस शुरू वाली संख्या है a माइनस वी। तो ये हो गया 2a+b, माइनस इनके अंतर गुणा कर देंगे, माइनस ए और माइनस प्लस बी। 2a में से a गया, a और b 2b। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है 62। बीटीसी के एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये है, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज किसे कहते हैं। 62। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज क्या है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला नाम है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज पहला है हमारा, समबाहु त्रिभुज। इसके बारे में सभी जानते हैं, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान हो, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा भुजाओं के आधार पर नाम है। अब हम बताते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर कोणों के आधार पर सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
और तीसरा आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 62 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हम बीटीसी का कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और अगली क्लास 62 के बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो हम कल कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।